हेलो नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिंदी उपन्यास में शेखर एक जीवनी भाग 1 जो कि अगेय जी का उपन्यास रहता है, इसके ऊपर हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं। और यह जो है एलटी पीजीटी हिंदी नेट सेट एग्ज़ाम के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जो है हिंदी उपन्यास में जो है अ, गोदान उपन्यास को इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है उसको बनाया हुआ है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास रहता है और जिसको आप जो है वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम जो है शुरू करते हैं, जिसमें कि हमारा जो है उपन्यास रहता है शेखर एक जीवनी भाग 1 जो कि अगय जी का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी 2 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। प्रथम भाग का प्रकाशन 1941 में तथा द्वितीय भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ था, यानी कि शेखर एक जीवनी का। तो शेखर एक जीवनी जो भाग 1 इसका रहता है प्रकाशन कब हुआ था, तो ये है 1941 में। और द्वितीय भाग का प्रकाशन कब हुआ था, 1944 ईस्वी में। चलिए आगे शुरू करते हैं। इस उपन्यास का तीसरा भाग भी अगय जी ने लिखा था, पर वे उसमें कुछ संशोधन करना चाहते थे जो न कर सके। परिणामतः वह छप न सका। चलिए आगे चलते हैं। क्या शेखर एक जीवनी अगय की अपनी जीवनी है? इस विषय में अगय कहते हैं, मैं फिर कहता हूँ कि आत्मघटित ही आत्मानुभूत नहीं होता, पर घटित भी आत्मानुभूत हो सकता है। तथापि मेरी अनुभूति और मेरी वंदना शेखर को अभिसिंचित कर रही है। भूमिका में ही अगय यह स्वीकार करते हैं, शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। आगे चलते हैं। शेखर निसंदेह एक व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। शेखर इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र है। मृत्यु से पूर्व अपने अंतरंग क्षणों में पीछे छूटे हुए जीवन से साक्षात्कार करता हुआ शेखर स्मृतियों में डूबता उतराता अपनी लंबी जीवन यात्रा का मानसिक साक्षात्कार इस उपन्यास की घटनाओं के रूप में कर रहा है। वह अपने ही जीवन का दृष्टा बन गया है और अब विगत जीवन की सारी स्मृतियाँ उसके स्मृति पटल पर घूमती हैं और तब बनता है उपन्यास शेखर एक जीवनी। यह 2 भागों में विभक्त है। इनमें से प्रथम भाग का नामकरण किया गया है उत्थान एवं द्वितीय भाग का नाम है संघर्ष। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि पहले प्रथम भाग का नामकरण किया गया है जिसका नाम क्या है, उत्थान, एवं द्वितीय भाग का नाम है संघर्ष। प्रथम भाग के 4 खंड है। कितने हैं? 4 खंड है। उषा, ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष तथा पुरुष और परिस्थिति। इसी प्रकार द्वितीय भाग में भी 4 खंड हैं जिनके नाम है पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर तथा धागे और रस्सियां गुंजर। शेखर एक क्रांतिकारी युवक है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। फांसी से पहले या पूर्व जीवन की अंतिम रात में वह अपने विगत जीवन को याद करता हुआ उन घटनाओं का कल्पना में साक्षात्कार कर रहा है जो पहले घटित हो चुकी है। शेखर विद्रोही स्वभाव का युवक रहा है। बचपन से ही उसे जिज्ञासा वृत्ति उद्वेलित करती रही है। अपनी माँ से वह जानना चाहता है कि पेट से बच्चे किस प्रकार पैदा होते हैं। ऐसे प्रश्न पर वह मार खाता है और विद्रोही बन जाता है। एक मद्रासी लड़की शारदा के संपर्क में आकर उसे काम भावना का अनुभव होता है। नौकरानी अति के प्रति वह इसी भाव का अनुभव करता है। आगे चलते हैं। शेखर की सर्वाधिक अंतरंगता किशोरावस्था में अपनी मौसेरी
बहन शशि से होते। उसकी मौसेरी बहन कौन है? शशि। शशि का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध रामेश्वर से हो जाता है। रामेश्वर शशि के चरित्र पर संदेह करता है और उसे त्याग देता है। तब वह शेखर के साथ रहने लगती है। शशि एवं शेखर के आत्मीय और अंतरंग क्षणों का सुंदर चित्रण शेखर एक जीवन में किया गया है। शेखर जब इंटर में पढ़ रहा था तभी उसकी भेंट हाई स्कूल में पढ़ने वाली शारदा से हुई। शारदा शेखर से प्यार तो करती है पर माँ के अनुशासन से डरती है। एक दिन उसने शारदा की आंखों या आंखें दोनों हाथों से भींच ली, उसके केशों में अपना मुख छिपा लिया था। शारदा के प्रति प्रेमाभिभूत शेखर ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ ली, किंतु शारदा ने कड़े स्वर में कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। शेखर ने बाद में रोज की तरह पार्क में उसकी प्रतीक्षा की, किंतु वह नहीं आई। शेखर मद्रास वापस चला गया। शेखर एक जीवनी भाग दो प्रारंभ शेखर की रेल यात्रा से होता है इसका, और मद्रास छोड़कर वह लाहौर जा रहा है, जहां उसे एक कॉलेज में बीए में प्रवेश लेना है। वहाँ मौसी विद्यावती है, उनकी बेटी शशि है। उसकी मौसी का क्या नाम है? विद्यावती। आगे चलते हैं। शशि के पिता की मौत पर वह उनके घर जाकर सांत्वना देता रहा। उनका मन कॉलेज जाने का न था। तब शशि ने ही उसे कर्तव्य बोध कराते हुए कॉलेज भेजा। उन्हीं दिनों लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें उसने स्वयंसेवक की तरह भाग लिया। वहाँ एक सीआईडी वाले से कुछ विवाद हो गया और उसने उसे जेल में डलवा दिया। आगे चलते हैं। शशि जेल में शशि उसके बड़े भाई के साथ मिलने आई और वह उसकी ओर आकृष्ट होता गया। जेल में उसका परिचय क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से हुआ। कौन था क्रांतिकारी बाबा? मदन सिंह, जिनके क्रांतिकारी विचारों से वह प्रभावित हुआ। जेल में ही उसे शशि के पत्र द्वारा यह सूचना मिली कि उसकी अनिच्छा के बावजूद उसका विवाह हो रहा है, पर वह कुछ नहीं कर सकती। आगे चलते हैं। शेखर के विरुद्ध गवाह नहीं मिले, अतः वह मुक्त कर दिया गया। जेल से छूटने पर उसका मन तो शशि के घर जाने को कह रहा था, पर पैर नहीं पड़ रहे थे। भटकता हुआ वह शशि के घर जा पहुंचा, जहां उसके पति रामेश्वर ने उसका ठंडा स्वागत किया। उसे शशि एवं शेखर के संबंध पर संदेह था। शेखर वहां से चला आया। वह ग्वाल मंडी में कमरा लेकर रहने लगा। शशि उसे लेखन के लिए प्रेरित करती रही। शेखर की आर्थिक स्थिति खराब थी। कोई भी प्रकाशक उसकी पुस्तक छापने को तैयार न था। शेखर की माँ का देहांत हो गया, किंतु वह पैसों के अभाव में घर न जा सका। शशि एक रात शेखर के घर रुक गई थी, क्योंकि वर्षा हो रही थी। उसके पति ने उसे कलंकिनी कहते हुए घर से निकाल दिया। आगे चलते हैं। शेखर के पति रामेश्वर को वास्तविकता बताने उसके घर गया, किंतु उसने उसका अपमान करते हुए थप्पड़ मार दिया। शशि भी वहां से आई थी या आ गई थी। उसने शेखर को वहां से जाने के लिए कह दिया, किंतु रामेश्वर और उसके घर वालों ने शशि को भीतर नहीं घुसने दिया। अतः वह लड़खड़ाते कदमों से शेखर के पीछे पीछे चली आई। विद्यावती ने शशि को उच्च नीच समझाया, किंतु शशि ने उनसे कहा कि जैसे मेरी ससुराल वालों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया, वैसे ही वहाँ भी उसे मरा मान ले और लौट जाएं। शशि के पेट में जो लात रामेश्वर ने मारी थी, उससे पेट में अंदरूनी चोट लगी थी तथा उसका गुर्दा फट गया था। आगे चलते हैं। शशि के आग्रह पर शेखर पुनः लेखन कार्य में जुट गया। शेखर के साथ शशि का रहना पड़ोसियों को अखर रहा था,
प्रकाशकों ने शेखर को पूरी तरह ठगा। उसकी किताब हमारा समाज 60 रुपये में उन्होंने इस शर्त पर खरीद ली कि इस पर नाम किसी और का पड़ेगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तभी विद्याभूषण से उसकी भेंट हुई, जिन्होंने यह सुझाव दिया कि यदि वह क्रांतिकारी साहित्य लिखे तो आर्थिक सहायता जो है दी जाएगी। उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शशि को साथ लेकर क्रांतिकारी मित्र के यहाँ 2 कमरों के मकान में रहने लगा। यही उसने क्रांतिकारी उपन्यास लिखा, जिसके छपने पर गिरफ्तार जिसके छपने पर उसको गिरफ्तार होना तय था या उसका गिरफ्तार होना तय था। अतः वह 250 रुपये लेकर दिल्ली चला आया और शशि के साथ यमुना किनारे कमरा लेकर रहने लगा। शशि का स्वास्थ्य गिरने लगा था। उसके जीवन में कुछ ही दिन बचे थे। शशि की मृत्यु हो गई और शेखर दिल्ली को अंतिम प्रणाम कर शशि की स्मृतियां साथ लिए हुए अपने क्रांतिकारी साथियों के पास लाहौर लौट गया। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आगे ने इस उपन्यास में अपने समय की राजनीतिक हलचलों और सामाजिक सच्चाइयों को पृष्ठभूमि में रखते हुए स्वतंत्रता एवं क्रांति की अवधारणाओं पर भी विचार किए हैं। यही नहीं अपितु नर नारी से जुड़ी काम वर्जनाओं का संकेत भी उपन्यास में विद्यमान है। स्वाधीनता पूर्व की परिस्थितियों का भी यत्किंचित परिचय कराने में भी लेखक सफल रहा है। शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, जिसमें फ्रायड, एडलर, युंग जैसे मनोवैज्ञानिकों की विचारधारा को प्रश्रय मिला है। यद्यपि इस उपन्यास का कथानक व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि पूर्व दीक्षित पद्धति से बीते हुए जीवन को स्मरण करता हुआ शेखर चेतना प्रवाह में बहता हुआ अपने जीवन के अनेक प्रसंगों, क्षणों, अनुभूतियों को व्यक्त करता है। आगे का शिल्प बेजोड़ है, विशेष रूप से उनके प्रतीक और बिंब। उपन्यास का अंत भी प्रतीकात्मक भाषा में हुआ है। प्रणाम यमुना, प्रणाम पूर्व दिशा, प्रणाम बैसाख के फूले हुए फलाश और बबूल सोचता था कि यदि ऐसा न होकर वैसा होता और वैसा होता तो सोचता था कि यदि ऐसा न होकर वैसा होता और वैसा होता तो पर आज सोचता हूँ कि नहीं, लगभग मांग रहा हूँ कि यदि फिर कुछ हो तो ऐसा ही हो। आगे भाषा के धनी है, उनके पास सक्षम भाषा है जो बिंबों एवं प्रतीकों से युक्त होकर कहीं कहीं तो काव्य जैसा आनंद देने लगती है। शेखर एक जीवनी में अघेजी ने शेखर को ईमानदार जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। उसमें अहम भाव प्रबलता से है तथा उसका व्यक्तित्व काम भावना से परिचालित है। शेखर एक जीवनी का कथानक स्मृति चित्रों की एल्बम है। ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है स्मृति चित्रों की एल्बम? क्या है? शेखर एक जीवनी का कथानक। आगे चलते हैं। फांसी की सजा पाया हुआ नायक शेखर अपने विगत जीवन पर विहंगम दृष्टि डालकर उसकी घटनाओं को एक एक करके स्मृति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस प्रकार इसमें पूर्व दीक्षित यानी कि फ्लैश बैक पद्धति को अपनाया हुआ है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें कौन सी पद्धति है शेखर के जीवन में? फ्लैश बैक पद्धति इसमें है। आगे के उपन्यासों में कथानक में वर्णनात्मक प्रत्यावलोकन, चेतना प्रवाह एवं पत्र शैलियों को अपनाया गया है। नेक्स्ट पेज है, यह लास्ट पेज रहता है। उपन्यास में मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से शेखर के व्यक्तित्व को देखा परखा है।
प्रतीकात्मक भाषा के प्रयोग ने भी इस उपन्यास के शिल्प को विशिष्टता प्रदान की है। यह निसंकोच कहा जा सकता है। तो शेखर एक जीवनी भाग एक जो हमारा जो आगे के द्वारा यह रचित था, यह हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो कि इसमें जो है इसमें कथा का सार था, जो कि हमने यहाँ पे कवर किया है। और प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से यह जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शेखर एक जीवनी। इससे जो है कोई ना कोई जो है क्वेश्चन जो है ज़रूर बनता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। और जो कि हिंदी, पीजीटी, एलटी या फिर नेट सेट जो रहता है एग्ज़ाम, इनमें आने की संभावना जो है यहाँ से रहती है। और तो आज का यह जो हमारा टॉपिक था, यह हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।